हेलो टू एवरीवन, दिस इज राम। एक बार फिर से आप सभी का मंजूश्री फाउंडेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम एक क्लास में ये जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का कंप्लीट टॉपिक इन द सेंस पूरा सिलेबस। मैं पहली एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये जो सिलेबस है ये सिलेबस 2023 और 24 को लेकर के है। क्लियर है ये बात? तो जो भी सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम पे हमारी क्लासेस, जो 11th के बच्चे हैं, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, जो आपके नीट वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट नीट का है, खासकर उनको फोकस करके हम क्लासेस लेकर के आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं आज, इसके अंदर हम देखने वाले हैं 11th का कंप्लीट सिलेबस। अगर देखा जाए 11th के सिलेबस में अगर बात करें तो जो 11th का सिलेबस है उसे यहाँ पर 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। कितनी यूनिट्स में? 5 यूनिट्स में। और ये जो एग्जाम होगा आपका वो 70 मार्क्स का होगा और आपके 30 मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल प्लस वाइवा के, जो आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। जो आपको फाइल बनाने पर, जो आपको वाइवा में, जो भी वहाँ पे एग्जामिनर आएंगे वो आपको देते हैं। 30 मार्क्स उनके हैंड में होते हैं और 30 मार्क्स आपके पास जो आएंगे वो आप एक तरह से कह सकते हैं आपकी मेहनत है, आप कैसा प्रैक्टिकल दे के आते हैं। और जो 70 मार्क्स हैं वो आपके हैंड में। क्लियर है? तो जो 70 मार्क्स हैं वो आपके हैंड में है। आप जैसा एग्जाम करके आओगे वैसा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जो पहला आपका यूनिट है वो यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डाइवर्सिटी इन द सेंस क्या है। अगर मैं देखूं हमारे पास, जैसे हम ह्यूमंस में क्या क्या बातें हैं, हम ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे में डाइवर्सिटी कैसी है। सबसे पहली ये बात, ठीक है, क्लियर है ये बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जो द लिविंग वर्ल्ड है, जो पहला चैप्टर है आपका क्लास 11th का, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। यानी कि जीवों में जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे फौना है, जो हमारा फ्लोरा है, वो जितने भी ग्रुप्स डिवाइड है, चाहे वो 5 किंगडम की बातें हों, चाहे वो आपके किसी भी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लिविंग वर्ल्ड में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको लेकर के क्या क्या बातें पढ़नी है। तो पहला है नीड फॉर क्लासिफिकेशन। सेकेंड, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ देखेंगे, टैक्सोनॉमी देखेंगे एंड सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिनल हायरार्की देखेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आया हायरार्की। मैं यहाँ पे देखो कुछ बातें क्लियर करता चलता हूँ। हायरार्की का मीन्स यहाँ पर इतना सा है कि जो भी हमारे लिविंग वर्ल्ड में एक सीढ़ी बनी हुई है, एक पद सोपान बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा लिविंग वर्ल्ड कैसे डिवाइड है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये कुछ क्या बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर कोई मान लो फ्लोरा का है, यहाँ पे कोई फौना का है, यहाँ पे किसी अदर किंगडम का है, एक्स वाई जेड। अब ये क्या है, सपोज करो ये अप टू डाउन है या डाउन टू अप है, तो ये क्या कहलाएगा? एक हायरार्की कहलाएगा। क्लियर है? फिर हम पढ़ेंगे बायोनॉमल नोमेनक्लेचर। हमें फिर क्या पढ़ना है? बायोनॉमल नोमेनक्लेचर को पढ़ना है। सेकेंड जो चैप्टर है हमारा, फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि किस टाइप की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड है हमें। हमें पहचानना होगा हम किस ग्रुप के हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या खाते हैं, हमारा डाइजेशन कैसा है, हमारे फीचर्स क्या हैं, हमारी क्लासिफिकेशंस क्या है। तो इसमें हम जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला सिलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑन मुनेरा। यानी कि जो मुनेरा क्लासिफिकेशन है, जो सिलेंट फीचर होंगे मुनेरा ग्रुप के, उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, फिर हम फंगी को पढ़ेंगे। इनटू मेजर ग्रुप्स आपके लेकेंस, वायरसेस
एंड विरोइड्स। क्या ये बातें क्लियर हैं? ये 2023-24 का सिलेबस है। मैं बार बार बोलता हूँ, सिलेबस की क्लासिफिकेशन पहले बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जो भी सिलेबस होगा उसके बाहर कुछ नहीं आता। उसके बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछने वाला, ना आएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? फिर देन हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की। किसकी? प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हमें क्या क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ने हैं इनटू मेजर ग्रुप्स। हमें सारे के सारे नहीं पढ़ने, मेजर ग्रुप में पढ़ना है। सीलेंट डिस्क्यूशन फीचर्स पढ़ने हैं। उसके बाद एंड ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे, पेट्रीडोफाइटा को पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक एक्सक्लूड है, जो बाहर किए गए हैं, वो है एंजियोस्पर्म्स, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे क्या बातें हैं? यहाँ पर बातें ये हैं कि जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट होगी, वो भी जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके सीलेंट फीचर पढ़ने हैं हम लोगों को। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, पेट्रीडोफाइटा पढ़ना है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म पढ़ने हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? एंजियोस्पर्म्स पहले पढ़ने थे, 2023-24 के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। प्लांट लाइफ साइकिल पहले थी, अब आपके सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस में नहीं है तो आपके एग्जाम में भी नहीं होगा। इस बात को दिमाग में डाल के चलो, जो सिलेबस में है वही आपके एग्जाम में आएगा। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पहले था सिलेबस में, अब ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो खास करके इस बात को ध्यान दें कि जो भी सिलेबस एक्सक्लूड हो गया है तो उससे ज़्यादा प्रेशराइज करके न लें। पढ़ें सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, क्योंकि फाउंडेशन बहुत आपका स्ट्रांग होगा, तभी आप नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि एनटीए आपसे नहीं छोड़ेगा, एनटीए पूछेगा। जो टॉपिक मान लो सीबीएसई ने एक्सक्लूड कर दिए, बट एनटीए ने तो एक्सक्लूड नहीं किया अपना सिलेबस। एनटीए ने जो नीट का सिलेबस दे रखा है वो भी आज वही है जो पहले था, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हम जो फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, वो है एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम के अंदर क्या क्या पढ़ना है? तो हमें सिलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ने हैं, नॉन क्रोडेट्स अप टू फाइलर लेवल पढ़ना है, एंड क्रोडेट्स अप टू क्लास लेवल पढ़ना है। सिलेंट फीचर एंड एट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी, यानी इनके कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें नॉन लाइव ऑर्गेनिज्म एनिमल्स है, स्पेसिमैन है, शुड बी डिस्प्लेड। क्या ये बात क्लियर है? तो एनिमल किंगडम के हम सिलेंट फीचर पढ़ेंगे, कुछ बातें एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास अप टू क्लास लेवल तक की बातें हैं, या चाहे आपको अप टू फाइलर लेवल की बातें हों, चाहे वो आपके नॉन क्रोडेट्स हों, चाहे वो आपके क्रोडेट्स हों, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। यानी कि पहले यूनिट में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं कुल मिलाकर के, उनके मैंने टॉपिक बता दिए। जो आपकी सेकेंड यूनिट आती है, सेकेंड यूनिट में बात आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी बॉडी है, आखिर वो बॉडी बनी कैसे, उसकी स्ट्रक्चर कैसे है, उसकी स्ट्रक्चर वर्क कैसे करती है, दिस इज द मेन फंडा ऑफ दिस यूनिट। तो हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, यूनिट सेकेंड है हमारी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी हमारे प्लांट के अंदर डे टू डे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। पहले सीड्स होता है, सीड्स को डालते हैं तो एक हमारे पास मान लो छोटा सा प्लांट आता है, उसके बाद वो प्लांट ग्रो करता है, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो जो भी मॉर्फोलॉजी है, जो एक एज के बाद, एक ईयर के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद प्लांट्स में चेंजेस आते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स में चेंजेस आएंगे, वो सब कहाँ पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो कि यूनिट सेकेंड का आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो क्या क्या देखना है? मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो डिफरेंट पार्ट हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। लाइक रूट में क्या चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, स्टेम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लीफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन्फ्लोरेंस में क्या चेंजेस आएंगे, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स।
डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली सोलोनेसे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो हम लोगों को क्या क्या बातें ध्यान देनी है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में? पहली बात ध्यान देना है कि जो भी प्लांट्स के पार्ट हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्लोरेसेंस हो, चाहे आपका फ्लावर हो, फ्रूट हो, सीड्स हो, इन सब में आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कौन कौन से फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, कैटेगरियल फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन पे इम्पैक्ट डालते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? हम फिर पढ़ेंगे चैप्टर 6 को, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है कि हमने जो बाहरी स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया मॉर्फोलॉजी में, कि भाई स्टेम मोटी हो जाती है जैसे प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, रूट्स और नीचे तक चली जाती हैं, स्ट्रेट रूट होती है बिल्कुल नीचे तक चली जाती है, फाइब्रिक रूट होती है तो फैल जाती हैं, लीफ में चेंजेस आ जाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में चेंजेस आ जाते हैं, फ्लावर में चेंजेस आ जाते हैं, फ्रूट में चेंजेस आ जाते हैं। बट इन द केस ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग देखेंगे एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम एंड डायोक्स एंड मोनोकॉट्स। यहाँ पर कुल मिलाकर के बात इतनी है कि अगर हम मॉर्फोलॉजी में आउटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एनाटॉमी में हम लोग इनर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी उन प्लांट्स के अंदर घुस जाएंगे। कुल मिलाकर के जो हमने बाहर बातें देखी हैं उन्हें ग्रोथ कैसे मिलती है, आखिर पूरा टिश्यू सिस्टम वर्क कैसे करता है। और एक बात ध्यान देना, एक बात बायो वालों गौर से ध्यान देना, मेरे सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट है मेरी है कि जो भी चैप्टर होगा, चाहे एक चैप्टर को कराने में एनसीईआरटी के 3 डे लग जाए, 4 डे लग जाए, 4 क्लासेस आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। बट मैंने बोला है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना। सभी लोग जो आईआईटी के लिए जा रहे हैं तो पीसीएम की एनसीईआरटी अच्छे से करें, जो नीट के लिए जा रहे हैं वो पीसीबी की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करें, और जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बार बार बोलता हूँ जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूँ उसकी पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखें, उसकी पॉइंट को आप अपने आंसर में मेंशन करें। अगर आपको नंबर चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जामिनर आपसे वाइवा में आपको मैक्सिमम मार्क्स देके जाए, तो आपको की पॉइंट्स में पकड़ होनी चाहिए। ये बात क्लियर हुई? तो हम लोग कौन कौन सा सिस्टम देखने वाले हैं, डाइकोट्स को देखेंगे और मोनोकोट्स को देखेंगे। क्या ये बात क्लियर है? जो नेक्स्ट चैप्टर है, 7th चैप्टर है यूनिट सेकेंड का, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। यानी कि एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कुल मिलाकर के जो बातें हमने प्लांट में की, मीन्स हमने कहा कि मॉर्फोलॉजी हो रही है, मीन्स प्लांट में चेंजेस आ रहे हैं। एनाटॉमी में हमने कहा हम टिश्यूज के सिस्टम को देखने वाले हैं। इन द सेम केस ऑफ एनिमल्स हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी, यानी कि एनिमल्स में चेंजेस कैसे आते हैं। हम लोग भी एनिमल हैं, क्योंकि हम लोग भी तो भाई, जो हमारे पास जो हमारी क्लासिफिकेशन है, हम कार्डेटा ग्रुप के मेंबर हैं, तो हम भी एनिमल में आते हैं कार्डेटा ग्रुप से। तो हम में भी चेंजेस आते हैं, हम पहले बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद बड़े होते हैं, है ना, युवा अवस्था में आते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। मीन्स चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? यानी हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होंगे। जब एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसकी बॉडी चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फिर हम देखेंगे एनाटॉमी। देखो मैं बार बार वर्ड को क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात बता देता हूँ बार बार कि मॉर्फोलॉजी में आपको केवल स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने हैं, आपको अंदर की बातें नहीं जाननी है। अगर आपको देखना है कि आपको एक बॉडी बिल्डिंग बॉडी बनानी है, तो आपको ये देखना होगा आपके मसल्स कैसे फूले, है ना। आपको कहाँ फोकस करना होगा, आपके मसल कैसे बनेंगे, आपके बाइसेप्स कैसे बनेंगे, आपकी बॉडी ग्रोथ कैसे करेगी, हाइट कैसे बढ़ेगी। एनाटॉमी के केस में आप क्या खाओ, ताकि आपका जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एवरीथिंग गुड एंड वेल कंडीशन में चले, जिससे आपकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी चेंज हो। क्या ये बात क्लियर हो रही है? मैं सिलेबस के अंदर ही आपके पूरे चैप्टर को डिफाइन कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना। तो एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, तो कौन कौन सा सिस्टम देखना है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है,
अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या बात है, यानी कि मेटाबॉलिज्म से लेकर के पूरी आपकी यानी माउथ से लेकर के स्टमक से लेकर के लीवर से लेकर के एवरीथिंग, जहां जहां पर डाइजेशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के एवरीथिंग आपको पढ़ना है। और मैं कराऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम का हर पोर्शन, इवन मैं दांतों को तक कराऊंगा, टीथ को तक कराऊंगा। क्लियर है? फिर हमें देखना सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम मेन फोकस हार्ट को करेंगे। ये दिल मांगे मोर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। क्लियर है? फिर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बातें करेंगे, और रिस्पिरेटरी सिस्टम में मेरा जो मेन फोकस रहता है वो हमेशा रहता है एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लेकर के, जो मेरा फोकस रहता है, और जहां से क्वेश्चन भी आते हैं। फिर हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के अंदर हम पूरे ब्रेन की स्टडी करेंगे, पूरे ब्रेन की, यानी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ब्रेन के पार्ट्स नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें मेडुला ऑब्लिगेंटा पढ़ना है, हम पूरा मेडुला ऑब्लिगेंटा पढ़ेंगे, उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके जो प्रोसीजर्स हैं, जो भी मेनिंजाइटिस में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो पैरामेटा हो चाहे वो ड्यूरामेटा हो, तो सारी चीजें यहाँ पर हमें करनी है। और फिर क्या करना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑफ फ्रॉग, यानी कुल मिलाकर के आपसे जो बायो वाले हैं, जो कॉलेज जाते होंगे, जो लैब में जाते होंगे, तो देखते होंगे कि वहां पर प्रैक्टिकल्स होते हैं। उनमें जब एनाटॉमी की क्लास आती है, तो जो वहां पर टीचर्स होते हैं वो कराते हैं, मेढक को कटवाएंगे, जो भी है उनके फंक्शंस पूरे बताया जाता है। यानी एक मेढक के बेसिस पर, एक प्रोटोटाइप के बेसिस पर हम पूरी स्ट्रक्चरल बॉडी को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? जो यहाँ पर यूनिट थर्ड है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जो सिंपल सी बात है जिस पर पूरी पूरी बॉडी बनी है आपकी। एक सेल, सेल से बनेगा टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनेगा, पूरा आपका बॉडी बिल्ट होती चली जाती है। यानी जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, वो फंडामेंटल बेसिक यूनिट आपको यहाँ पे क्लियर करनी होगी, तभी जाकर के आप आगे की बातें समझ पाएंगे। हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें, सेल थ्योरी देखेंगे, सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल देखेंगे, प्लांट सेल देखेंगे, एनिमल सेल देखेंगे, सेल एनवलप देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन्स को देखेंगे, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस उसके। ठीक है? फिर हम देखेंगे जो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडीज होंगी, लाइसोसोम्स होंगे, वोक्लियस होंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम्स होंगे, प्लास्टेट्स होंगी, माइक्रोबॉडीज होंगी, साइटोस्केलेटन होगा, सीलिया होगा, फ्लैगेला होगा, सेंट्रोक्लिस होगा। उसके बाद आप जो देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और देन बाद में हम देखने वाले हैं न्यूक्लियस। क्या ये बातें क्लियर हो पा रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग थर्ड यूनिट में आ चुके हैं, और थर्ड यूनिट आपकी कहती है आपको पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। यानी कि बेसिक यूनिट जो बॉडी की है, जो सेल थ्योरी है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक थ्योरी हो, चाहे वो यूकैरियोटिक थ्योरी हो, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सेल एनवलप हो, मेम्ब्रेन हो, सेल वॉल हो, सेल ऑर्गेनल्स हो, स्ट्रक्चर फंक्शन हो, एंडो मेम्ब्रेन हो, आपका एंडोप्लाज्मिक हो, एनीथिंग जो भी आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। जैसे जो मेट्रोकॉन्ड्रिया है उसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ बॉडी, यानी एनर्जी का पावर हाउस है वो। क्या ये बात क्लियर है? तो सारी बातें देखेंगे, इनके फंक्शन देखेंगे, पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसके बाद मेरा ज्ञान। ठीक है? पहले एनसीईआरटी क्या बोलती है मैं आपको पूरी क्लियर कर दूंगा एनसीईआरटी, ताकि आपसे नीट में आने वाला या आपके बोर्ड में आने वाला सवाल ना छूटे। ठीक है? फिर हम जो नाइन्थ चैप्टर है यूनिट थर्ड का, वो आपका है बायोमोलिक्यूल। यानी बायोमोलिक्यूल के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। समझते जाना क्या क्या देखना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, मीन्स प्रोटीन बनता कैसे है। यानी कि सिंपल सा एक एमिनो एसिड है,
और कई सारे एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी एमिनो एसिड मिलाता जाऊं तो क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसके भी देखने होंगे, लिपिड्स के भी देखने होंगे, न्यूक्लिक एसिड के भी देखने होंगे, और एंजाइम्स को भी देखेंगे हम। एंजाइम्स के टाइप्स देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, और एंजाइम एक्शन देखेंगे कि क्या क्या बातें एंजाइम के थ्रू हो सकती हैं, कौन कौन से प्रोसेस एंजाइम कराते हैं। एंजाइम का बॉडी के अंदर बहुत रोल है। माउथ से मेटाबॉलिज्म से लेकर के आपकी पूरी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी 7 to 8 फंक्शंस होते हैं, जितना भी 7 to 8 सिस्टम में बॉडी डिवाइड है, उन सब में कहीं ना कहीं एंजाइम एक्शन इन्वॉल्व रहता है। यहाँ से जो टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए गए हैं 2023-24 सिलेबस में, वो है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। यानी कि यहाँ से कुल मिलाकर के आपको एक टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। वो क्या है, वो कुल मिलाकर के उन्होंने हटा दिया है कि जो बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर होते थे उनका जैसे पॉलीमर बनता है, पॉलीमर कैसे बनता है, मोनोमर से बनेगा। अब अगर मोनोमर ऐड होंगे तो वहां पर कुछ बॉन्ड लिंकिंग होगी। अगर बॉन्ड लिंकिंग होगी तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि वो कुछ ना कुछ नेचर शो करेंगे। ये टॉपिक आपका एक्सक्लूड है, हटा दिया गया है। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब देखो डायनामिक स्टेट में क्या क्या है जो आपका यहाँ से हटा दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बट हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बोला ये बोर्ड वालों के लिए हटाया गया है, नीट वालों के लिए कुछ नहीं हटा। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप कहें आप चाहते हैं कि एनटीए का सिलेबस भी मैं डिस्क्राइब कर दूं तो आप मुझे बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको एनटीए का सिलेबस भी दिखा दूंगा कि एनटीए की डिमांड क्या है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड पढ़ने के बाद 11th 12th बहुत अच्छे से करके जाते हैं, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करके जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर लेते हैं, और बात क्या होती है जो टॉपिक बोर्ड ने एक्सक्लूड कर दिए हैं वो जाके एनटीए नीट में पूछ लेता है, और वहां से फिर सवाल रॉन्ग होना चालू हो जाते हैं और रैंकिंग गिर जाती है। अब फिर यहाँ से क्या पढ़ना है, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, ठीक है, द लिविंग स्टेट। तो ये 3 टॉपिक बायोमोलिक्यूल से आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ये बोर्ड वालों के लिए है, क्लियर है। नीट वालों के लिए कुछ भी एक्सक्लूड नहीं है, नीट वालों के लिए आज भी सब कुछ इंक्लूड ही है। क्या ये बात क्लियर हो रही है। देन हम चैप्टर 10 देखेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यानी सेल साइकिल जो हम लोग अभी बेसिक फंडामेंटल यूनिट पढ़ेंगे, जो यूनिट सेकेंड का टॉपिक मैंने बताया, उसमें सेल साइकिल क्या है, माइटोसिस क्या है, मेयोसिस क्या है, एंड देयर सिग्निफिकेंस। ये जो भी प्रोसेस है सेल साइकिल की, उसके बाद माइटोसिस पढ़ेंगे, मेयोसिस पढ़ेंगे, एंड उसके सिग्निफिकेंस को भी जानेंगे। हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है 4, जो है प्लांट साइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। अब यहाँ पे देखिएगा प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग को क्या क्या देखना है। हमारा 13 चैप्टर बोलता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, यानी हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को देखना है। अच्छा भाई, क्या क्या बातें यहाँ पे इंक्लूड होंगी, तो फोटोसिंथेसिस एज ए मींस ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस को एज ए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखना है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस लाइक अ एलिमेंट्री आइडिया। फिर हम लोग देखेंगे फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। क्या ये बात क्लियर है। तो हम लोग क्या देखेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कीमियोस्टिक कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखेंगे, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे फोटो रिस्पिरेशन, देन C3 एंड C4 पाथवे। ये जो पाथवेज वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से यार प्लांट फिजियोलॉजी से हद मचा रखी है, हर साल क्वेश्चन दे रहा है, ईच ईयर यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, 1 या 2 क्वेश्चन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मैं PYQ कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर है। उसका भी एनालिसिस करेंगे किसी दिन। नेक्स्ट चैप्टर है 14, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि हमें प्लांट्स में रिस्पिरेशन देखना है। क्या क्या बातें इंक्लूड होंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसमें हम लोग ग्लाइकोलिसिस देखेंगे, उसमें हम लोग फर्मेंटेशन देखेंगे, एनॉर्बिक देखेंगे,
TCS साइकिल देखेंगे एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे, एनर्जी रिलेशंस देखेंगे, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड देखेंगे, और फिर हम देखेंगे एम्फीबोलिक पाथवेज एंड रिस्पिरेटरी क्यूशेंट। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात क्लियर हो रही है? रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्या क्या देखना है? हमें पूरे सेल्यूलर रेस्पिरेशन को समझने की नीड है, यहाँ से बोर्ड में सवाल जरूर आता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जितनी भी प्रोसेस है, चाहे वो आपका ग्लाइकोलाइसिस हो, चाहे वो आपका फर्मेंटेशन हो, चाहे वो आपका TCS साइकिल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे एनर्जी रिलेशन हो, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड हो, एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी चीजें पढ़नी। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? जो हमारा यूनिट 4 का 15 नंबर का चैप्टर आता है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमेशा ध्यान देना, हर चैप्टर कहीं ना कहीं बायोलॉजी के अंदर इंटरलिंक। कहीं पे हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो कहीं पे हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब भाई मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की स्टडी तभी आप करोगे ना जहां पर ग्रोथ होगी। अगर प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आप क्या छोटे से प्लांट का भी एनाटॉमी आप कर सकते हो? तो यहाँ पे सीड जर्मिनेशन कि आखिर जो सीड होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, उनका जर्मिनेशन कैसे होता है, फेसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन देखने वाले हैं, डी डिफ्रेंशिएशन देखने वाले हैं एंड री डिफ्रेंशिएशन देखने वाले हैं। इन सारे टर्म को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, डोंट वरी, बहुत अच्छे से आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले ये सारे टर्म। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, री डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल। फिर हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन देखेंगे, ग्लिबरेलिन देखेंगे, साइटोकाइनिन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एथिलीन एंड देन उसके बाद देखेंगे ABA। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद हमारा जो 5th यूनिट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को। 4th यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। 5th यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लियर है? तो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो 17 नंबर का चैप्टर है वो क्या कहता है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि जो हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ रहे थे, सेम कंडीशन में हमें अपनी बॉडी के लिए भी देखना है, हमें एनिमल्स के लिए भी देखना है। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स रिकॉल ओनली करना, सिंपल सी बात है, जो बातें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो उन बातों को रिकॉल करना है, ये बोल रहा है, ठीक है। रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमन, कि आखिर जो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म है वो कैसे चलती है, रेगुलेशन कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है, हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सेम कंडीशन प्लांट भी कर रहे हैं, सेम कंडीशन हम भी कर रहे हैं। थोड़ा तो अंतर है क्योंकि हम जिंदा हैं, प्लांट भी जिंदा है, बट प्लांट चल नहीं सकते, प्लांट हमारी तरह बोल नहीं सकते। तो कैसे हैं? जिंदा है, लिविंग है। उनमें सिंपल सी बात है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कुछ अदर प्रोसेस होगा और हम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कुछ अदर प्रोसेस होगा। देन उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। फिर हम देखेंगे रिस्पिरेटरी वैल्यू, दिस ऑर्डर्स रिलेटेड टू रिस्पिरेशन जैसे अस्थमा, एम्फिसेमा, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। यानी कि जो भी रिस्पिरेटरी की कंसिक्वेंसेस, कुल मिलाकर के ये कह दो, अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम, अगर ब्रीथिंग सिस्टम, अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है, डिसऑर्डर्स आते हैं, तो देखो वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सांसें फूलने लग जाती हैं, हांफने लग जाते हैं लोग। तो लाइक दिस प्रोसेस, लाइक दिस ऑर्डर, इस तरह के डिसऑर्डर्स क्या कहलाएंगे, क्या बोलेंगे, किस टाइम पे क्या बोला जाता है उन्हें, ये सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके। क्लियर है? जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, वो है हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यानी कि सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत कुछ भरा हुआ है, लाइक ब्लड, जो सबसे मेन चीज है। ब्लड के बाद अगर देखा जाए
तो हमारे बॉडी को प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लिम्फ की बहुत नीड होती है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, चाहे वो लिम्फ हो चाहे वो हमारे पास ब्लड हो, तो उसके अंदर आखिर कैसे ये प्रोसेस होती है, लिम्फ कैसे फ्लो करता है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे कि ब्लड बनता कैसे है, ब्लड ग्रुप्स को कैसे पता करते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड देखेंगे हम लोग, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ देखेंगे एंड इट्स फंक्शंस देखेंगे। यानी कि लिम्फ कैसे बनता है, हम ब्लड का भी कंपोजिशन देखना है, लिम्फ का भी कंपोजिशन देखना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट देखना है, ब्लड वेसल्स देखेंगे, कार्डियक साइकिल देखेंगे, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे हाइपरटेंशन, उसके बाद आपको देखना है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, उसके बाद देखना है एंजीना पेक्टोरिस, देन हार्ट फेलियर। देखो हार्ट फेलियर जैसी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से ही आती है। जैसे हार्ट में क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, एक होता है कार्डियक अटैक। तो आखिर ये प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे होती है, इनका कंसिक्वेंसेस क्या है हमारी बॉडी के लिए, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19, जिसमें हमें देखना है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। क्या देखने वाले हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें बन रही हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर हमारी बॉडी में वो चीजें बनी रहें तो क्या पता इन्फेक्शन क्रिएट कर दें। क्लियर है। तो मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे, एमोनोटेलिज्म देखेंगे, यूरोटेलिज्म देखेंगे, यूरिकोटिलिज्म देखेंगे, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन। तो उसके बाद हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, उसके बाद देखना है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेनिन, एंजियोटेंसिन। क्लियर है ये बात। आर्टेरियल आपको देखना है, आर्टेरियल नाइट्रोटेरिक फैक्टर ADH देखना है। उसके बाद आपको देखना है डायबिट्स एंड एनसीपुडेस। उसके बाद आपको देखना रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। डिसऑर्डर्स आप देखने हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, यूरेमिया होता है, रेनल फेलियर होता है, उसके बाद रेनल कैलकुली होता है, नेफ्रेटिस होता है, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम है, ये जितने भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये जितनी भी बातें हैं, इसको लेकर के ये सारी बातें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कवर होंगी। देन उसके बाद हमें देखना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं, हमारा मसल सिस्टम है, हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारे ज्वाइंट्स हैं, उनके जो डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर है, स्केलेटल सिस्टम है, उसके बाद मायोसिनेस जो ग्रेविस है, टैटनी है, मस्कुलर जो आपके डिस्ट्रोफी है, उसके बाद आपका जो आर्टिस्टिस है आपके पास, ये जो सारी प्रॉब्लम है, ये जो सारी बातें हैं, हम लोकोमोशन के अंदर कवर करेंगे। इस बात को ध्यान दें। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है यूनिट 5 का, वो है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको क्या क्या देखना है, मैं आपको एक बार बता दूं। न्यूरल कंट्रोल के अंदर मैं आपको बता दूं, पूरा नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में कुल मिलाकर के आपको इतना नहीं पढ़ना है कि भाई ये ब्रेन है, ये हमारा न्यूरॉन है, ये हमारे न्यूरॉन के पार्ट है, ये हमारी सेल बॉडी हो गई, ये हमारे एक्सॉन हो गए, ये हमारे डेंड्रॉइड हो गए, लो भाई बन गया। नहीं, न्यूरॉन के टाइप्स पढ़ने हैं, उनके फंक्शन पढ़ने हैं, कौन सा न्यूरॉन कब काम करता है, इम्पल्स कैसे आती है, एवरीथिंग आपको इस चैप्टर के अंदर देखना है। क्या बातें क्लियर है। तो न्यूरॉन एंड नर्व्स देखेंगे, नर्वस सिस्टम एंड ह्यूमंस देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखेंगे, विसरल नर्वस सिस्टम देखेंगे, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स देखेंगे हम लोग। क्या ये बात क्लियर है। फिर जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यानी कि पूरी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, उनको इंटीग्रेट कैसे करना है, उनको कवर अप कैसे करना है, एवरीथिंग। तो एंडोसाइन ग्लैंड्स देखेंगे एंड हार्मोन, ह्यूमन एंडोसाइन सिस्टम, यानी कि हाइपोथैलेमस,
आपका पिट्यूटरी, आपका पेनियल, आपका थायराइड, आपका पैराथायराइड, देन एड्रेनल, पैनक्रियाज, गुनार्ड्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जो कि एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए आपको, रोल ऑफ हार्मोन एज मैसेंजर एंड रेगुलेटर। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा वो होगा क्या, रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन का रोल क्या है, एज अ मैसेंजर रोल क्या होगा, एज अ रेगुलेटर रोल क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। उसके बाद ड्वार्फिज्म यानी बौनापन, उसके बाद एक्रोमेगली, उसके बाद आपकी क्रेटेसनिज्म, उसके बाद गोइटर, उसके बाद आपको देखना है एक्स एक्जो एक्जोफ्थैल्मिक गोइटर, एक्जोफ्थैल्मिक गोइटर। उसके बाद डायबिटीज देखेंगे आप, एडिसन्स डिसीजेस देखेंगे। क्लियर है ये बात? डिसीजेस रिलेटेड टू ऑल द ह्यूमन साइकोलॉजिकल सिस्टम टू बी टॉट इन ब्रीफ। यानी हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन साइकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जितनी भी बातें, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उन सभी को हमें ब्रीफ में पढ़ना है। तो ये था सिलेबस। फटाफट सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना ना भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भेजें। मुझे जितना रिस्पॉन्स आएगा मैं आपको उतनी ही चीज़ें आपको आगे के लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।